हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो इस वक्त यूट्यूब में इतनी ज़्यादा नेगेटिव माहौल बना हुआ है कि मैं क्या बताऊं। इससे पहले मैंने सपना के लिए एक रिएक्शन वीडियो बनाया है। उनके साथ भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। उन्होंने भी अपनी बहुत सारी ज़िंदगी के कुछ खुलासे करे हैं। तो आप लोग इससे पहले वाली वो वीडियो मेरी ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम ऑडियंस तक वो वीडियो भी पहुँचे और सपना किन चीज़ों से सफ़र कर रही है ये भी आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। अभी बसंती के भाई ने आकर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में उन्होंने वो जर्नी बताई, जिस जर्नी की शुरुआत मतलब ए से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो शायद आपको और हमको भी पहले नहीं पता थी। इससे पहले अगर गौर करें बसंती के चैनल की कम्युनिटी पे, तो कम्युनिटी में ये लिखा गया है कि बसंती के एफआईआर की हाहाकार कल मचाई गई। पूरी एफआईआर की कॉपी सारी ऑडियंस को दिखाई गई, पूरी चीज़ें बताई गई, ज़ोर ज़ोर से सब चीज़ें, मोहल्ले, अगल बगल, ऑडियंस सबको दिखाया गया कि किस कदर बसंती ने झूठे एलिगेशंस, झूठे आरोप में तीनों भाइयों को और पापा को फंसा दिया है। उसी के साथ साथ अब सवाल ये पैदा उठता है कि अगर बसंती की एफआईआर की रिपोर्ट तुरंत एक ही झटके में ऑडियंस को दिखा दी थी, तो फिर अपनी एफआईआर की रिपोर्ट क्यों ऑडियंस से छुपाई गई? आखिर क्यों ये कॉपी ऑडियंस को पहले नहीं दिखाई गई? इनफैक्ट अभी भी नहीं दिखाई गई है। अगर आप सामने वाले के एफआईआर दिखाने की हिम्मत रखते हो तो फिर अपनी भी दिखानी चाहिए थी, और शायद बहुत पहले ही दिखानी चाहिए थी। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी एफआईआर नहीं दिखाई, लेकिन इनकी एफआईआर की कॉपी भी अब काफ़ी लोगों तक पहुँच चुकी है। काफ़ी लोगों ने गूगल से वो कॉपी देख ली है, जिसके तहत अभी गोलू ने कम्युनिटी भी छापी है कि हमारी एफआईआर पे बोलने से पहले एक बार अपनी एफआईआर की कॉपी भी दिखानी चाहिए थी। उस पर क्या लिखा है वो दिखाना चाहिए था। उस पर भी झूठे एलिगेशंस लगे हैं और उन लोगों का नाम लिखा गया है जो लोग उस समय पे वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, वहाँ पे थे ही नहीं। अब वो शायद रिश्ते में इनकी बहन या इनकी बहन का बेटा, कुछ ऐसे ही लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे डीपली नहीं पता। आप लोगों को पता है तो बताना। बहन का आई थिंक मैं बता रही थी कि किसी लेडी का नाम है, जिस लेडी का अभी तक वीडियो में कोई जिक्र नहीं था। उस लेडी का किसी लड़के का नाम है जो उस समय पर वहाँ थे ही नहीं। उन लोगों के एफआईआर में नाम है। तो यहाँ से झूठ में इन्होंने भी बोला है और झूठ उन्होंने भी बोला है। तो किसको इस समय पे हम सपोर्ट करें, किसको हम इस समय पे जज करें, समझ नहीं आ रहा। कपड़े फाड़ने की बात इन्होंने भी बोली है, कपड़े फाड़ने की बात उन्होंने भी बोली है। अब इनके कपड़े फाड़ने की बात के बाद ना इतने सारे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, जहाँ पे लोगों ने बोला कि एक तरफ इन्होंने एफआईआर में ये लिखा है कि मेरे कपड़े भी फाड़े गए, और दूसरी तरफ इन्होंने खुद अपनी वीडियो में जब उसका पूरा नाटक के रूपांतर दिखाया था, बनाया था, उस वक्त इन्होंने साफ अपने मुँह से कहा था कि लकड़ी में मेरा कपड़ा फंस गया और फट गया। लकड़ी में कपड़ा फटना और किसी के द्वारा कपड़ा फाड़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो एफआईआर में ये चीज़ लिखी गई कि हमारे कपड़े भी फाड़ दिए उन सब लोगों ने मिलके, जिनके नाम है ऊपर। आप लोग गौर से पढ़ना। और वीडियो में ये बोला गया कि लकड़ी में फंस के, धक्का मुक्की में लकड़ी में फंस के वो कपड़े फटे हैं, यानी कि किसी इंसान द्वारा नहीं फटे हैं, धक्का मुक्की में लकड़ी में फंस के फटे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें शायद इंसान उस समय एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होता है, इतना उसका दिमाग काम नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों में टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, लेकिन जल्दबाजी के डिसीजन हमेशा कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कोई भी चीज़ लिखने से पहले, करने से पहले, बोलने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें। उसके अलावा आज बसंती के भाई ने कुछ चीज़ें दीपक जी से रिलेटेड बताई, क्योंकि दीपक जी नशा करते थे, ये सबको पता है, क्योंकि उनकी नशे की वीडियोस, लड़ाई झगड़े हमने सब व्लॉग में देखे हैं। लेकिन क्या हमेशा से दीपक जी नशा करते थे? क्या वो हमेशा से ऐसे थे, या इसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है? तो आज इनके भाई ने, आज मैंने पहली बार ही इनके भाई को देखा और मुझे कमेंट से ही पता चला कि ये उनके भाई हैं, और ये शायद उन 4-5 में एक थे जिनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि जिस वक्त हमने अपनी बहन का रिश्ता तय किया था, यानी कि बसंती का रिश्ता तय किया था, उस वक्त हमने पूरा घर बार देखने के बाद ही रिश्ता तय किया था। और ये हर कोई माँ बाप करता है, भाई बंधु करता है कि ऐसी अपनी बेटी को कहीं भी ऐसी नहीं दे देगा। अपने हिसाब से वो यही कोशिश करता है कि कम से कम बहन बेटी को सर पे छा तो 2 वक्त सुकून की रोटी मिल जाए। तो उस वक्त पे लाला जी और उनके भाई दोनों दिल्ली में होटल में काम करते थे, और पिछले 9-10 साल से दोनों भाई मिलके काम कर रहे थे। और रिश्ता करते समय उनको ये बताया गया कि हम दोनों भाई यहाँ पे काम करते हैं, और उसी वक्त पे इन्होंने दिल्ली में ज़मीन भी ली।
जहाँ पे दोनों भाई एक जगह, एक बिजनेस होता है, एक दुकान में अगर 2 जने काम कर रहे हैं तो उस दुकान में हर चीज़ में दोनों का ही बराबर का हक बनता है ना। तो वहाँ पे धोखा ये हुआ कि काम करते हुए होटल में 10 साल के बाद जो ज़मीन वहाँ पे ली गई थी, पता नहीं 50-60 गज ज़मीन, वो ज़मीन के बारे में जब दीपक जी को पता चला कि वो ज़मीन ना तो हम भाइयों के नाम है, दोनों के जॉइंट रजिस्ट्री नहीं है, ना तो ये बाबूजी के नाम है, इनफैक्ट वो जो ज़मीन खरीदी गई थी वो अनीता जी के नाम पे खरीद ली थी, यानी कि लाला जी ने अपनी वाइफ के नाम पे खरीद ली, जबकि होटल के अंदर दोनों भाई काम कर रहे थे और दीपक जी 8-10 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये धोखा उन्हें फ्रॉड मिला था, जहाँ से दोनों भाइयों के बीच में थोड़ी थोड़ी खटास डेवलप होनी शुरू हो गई इनके भाई की स्टोरी के अकॉर्डिंग। वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी डगमगाई और वहाँ से इनको नशे की लत लगनी शुरू हो गई, क्योंकि इन्हें ये फील हुआ कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल किसी काम में लगा दिए और 10-12 साल में इंसान यही उम्मीद करता है कि मुझे कुछ तो रिज़ल्ट मिलेगा। 10-12 साल बहुत अनमोल होते हैं किसी के भी काम को करने में। और वहाँ पे जब भाई से इन्हें धोखा मिला, उसके बाद चीज़ें बिगड़ी कि सास की तबीयत ख़राब हुई, फिर बसंती वहाँ पे गई, मतलब बहुत बुरे हाल उस समय इन लोगों के हो गए थे। और उसके बाद से दीपक जी को नशे की आदत लग गई और वो आदत फिर कब बढ़ती चली गई, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस इंसान को सच में बहुत स्ट्रेस देता है। ये हर वो इंसान जान सकता है जो किसी लोन में होता है, किसी कर्ज में बंधा होता है, या जिसके पास पैसा नहीं होता, वो समझ सकता है कि उसके लिए एक एक रुपए कितना कीमती और कितनी अहमियत रखता है। और जब धीरे धीरे एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरी जगह से लेता है, दूसरा चुकाने के लिए तीसरी जगह से लेता है, और जब ये सारे कर्ज उस पर हावी हो जाते हैं तो वो इंसान बहुत स्ट्रेस में चला जाता है। लेडीज़ के अंदर फिर भी स्ट्रेस को झेलने की क्षमता होती है, पर आदमी हमेशा स्ट्रेस के लिए एक ही दवा का इस्तेमाल करते हैं और वो है शराब। जबकि शराब कोई दवा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद करती है, कुछ नहीं करती है। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए कभी भी दारू का सहारा ना लें, कभी भी ना लें। तो लेकिन लोग अक्सर ये करते हैं, और ऐसा अक्सर करते हैं, या तो कोई स्मोक करने लग जाता है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा जॉब में स्ट्रेस हो गया, थोड़ा सा कहीं स्ट्रेस हो गया तो स्मोक करने, पता नहीं क्या रिलीफ मिलता है, ये समझ नहीं आया मुझे आज तक कि ऐसा क्या रिलीफ मिलता है। तो वहाँ से इनका बोलने का मतलब है कि वहाँ से उनको शराब की लत लगनी शुरू हो गई, जो लत आगे चल के इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके बाद तो आप लोगों ने देखा ही कि फिर उनकी क्या स्थिति हुई और फिर क्या उनके साथ हो गया। तो इसीलिए यहाँ से इन लोगों के घर के जो हैं सब सीन शुरू हुए। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि सास की जिम्मेदारी के लिए इसको यहाँ भेजा गया कि चल जा सास की सेवा कर, और 3 साल तक बसंती ने अपनी सास की सेवा भी करी। अब उस सेवा में वो उनकी हर तरीके से सेवा करती थी, क्योंकि वो बिल्कुल बेड पे थी, है ना। 7-8 दिन में सिर्फ अनीता जी के साथ रहते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब बार बार यही चीज़ सामने आ रही है कि सास को एक कमरे में बंद कर दिया था, पता नहीं वो कौन सा कमरा था इनके घर का, जहाँ पे ना लाइट थी, जहाँ पे ना पंखा था, और उनको वहाँ पे 7-8 दिन के लिए रख दिया था। और उसी 7-8 दिन के अंदर अंदर वो दुनिया छोड़ के चली गई। और उसी चीज़ से डरते हैं दादाजी आज तक कि मुझे इस तरीके की मौत नहीं चाहिए। जो चीज़ें मेरी बीवी के साथ हुई कि उसे एक ऐसे किचन जैसे कमरे में बंद कर दिया जहाँ पे ना कोई इंसान आता ना जाता, ना पे ना पंखा, ना वहाँ पे दवा, ना पे लाइट, वहाँ पे जाके मुझे ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो बसंती के साथ ही रहते हैं और बसंती के साथ ही रहना चाहते हैं, और इसीलिए उसको सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें अपनी आँख से देखी है। और उसके भैया यही बता रहे थे कि कई बार ये बात दादाजी हमें भी बोल चुके हैं कि हमें नहीं ऐसे मरना है, हम बसंती के साथ रहेंगे, कम से कम ये हमें 2 रोटी का सुख दे देती है, 2 रोटी चैन से हमें खिला देती है, हमारी सेवा पानी कर लेती है। 3 साल कम नहीं होते किसी भी बीमार इंसान की सेवा करने के लिए, और दादाजी की सेवा भी हम लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे सीन हुए जिसके लिए बसंती के भाइयों ने बोला कि हमने कभी भी आज तक कैमरे के आगे नहीं बोला। कितनी सारी लड़ाई होगी, कितने सारे झगड़े होंगे, पर हमने कभी कैमरे के आगे आके नहीं बोला। ये लोग अपने पूरे परिवार को बुला लेते हैं, इधर से वीडियो बनवाते हैं, उधर से बनवा देते हैं, बहनों को यहाँ पे बुला देते हैं, लेकिन पंचायत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। पंचायत के सामने भी बात हुई, पुलिस की टीम भी आई, कॉम्प्रोमाइज़ कराने आई, वहाँ पर भी इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे बवाल मचा दिया, ये इनके भाई ने बोला है।
कि पुलिस आई थी और पुलिस ने सारी बातें सुनी, सब कुछ सुना, सब कुछ समझा। उसके बाद उन्होंने समझौता कराने का कोशिश भी किया, पर इन लोगों ने उस चीज़ का भी बवाल कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि हम तो ये चीज़ें नहीं बताना चाह रहे थे, हम ये चीज़ें छुपाना चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इज़्ज़त ख़राब होती है। लेकिन इन्होंने खुद एफआईआर का पूरा कल हल्ला मचा दिया। जैसे ही इनके हाथ में एफआईआर की कॉपी आई, इन्हें पता चला, तो इन्होंने पूरा का पूरा हल्ला मचा दिया, जो हम नहीं चाहते थे। लेकिन अगर अब इन्होंने हल्ला मचा ही दिया है, इन्होंने कर ही दिया है बेइज्जती बदनामी, इन्होंने खुल के बता ही दिया है, तो फिर सारी बातें सामने आनी चाहिए। यानी कि बातें शुरू से सामने आनी चाहिए कि किस तरीके से दीपक जी के साथ दिल्ली वाली ज़मीन को लेके घपला हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, और उस धोखे की वजह से उन्हें नशे की लत लगी, और वो नशे की लत बाद में उनकी जान की बाजी जो लेके चली गई, जान की दुश्मन बन गई। तो इस वक्त अगर एक भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हर कोई भाई अपनी बहन को लेके प्रोटेक्टिव होता है, हर कोई होता है, कोई भी मायके वाला हो, चाहे वो अनीता जी का हो, चाहे वो बसंती का हो। और अभी बसंती का जो स्ट्रगल इनके भाई बता रहे हैं कि हमने घर देख के, नौकरी देख के, होटल देख के शादी करी थी अपनी बहन की, और जब उन सब चीज़ों में बहन को फ्रॉड हुआ तो हमें भी यहाँ पे धक्का लगा, हमें भी बहुत अजीब सा लगा कि ये क्या हो गया। और ये सारा मैटर सिर्फ अभी भी प्रॉपर्टी का है, अभी भी ज़मीन जायदाद का ही मैटर है। तो अगर ये मैटर ज़मीन जायदाद का इतना लंबा, मतलब इस तरीके के एलिगेशंस पे आ सकता है, तो समझदारी यही कहती है कि वक्त रहते ऑफिशियली, लीगली इस चीज़ को प्रॉपर बंटवारा कर दो, वरना ये किसी की भी जान का दुश्मन बन जाएगा। मुझे नहीं पता कि इस तरीके के ज़मीन जायदाद के मैटर इतने बढ़ जाते हैं। मैं पहली बार ऐसा मैटर देख रही हूँ, पहली बार मैं ऐसी चीज़ को कवर कर रही हूँ। लेकिन अगर इतने ज़्यादा मैटर बढ़ जाते हैं तो फिर ऐसी ज़मीन जायदाद को तो सबसे पहले बंटवारा करो, लीगली करो। क्योंकि अगर वर्बल चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, पंचायत की कोई वैल्यू नहीं है, तो लीगली हर चीज़ का बंटवारा करो। मतलब एक प्रॉपर्टी के चक्कर में, ज़मीन के चक्कर में, तेरा मेरा हिस्सा के चक्कर में बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ना। तो अभी उनके भाई का पक्ष हमने यहाँ पे सुना है, दूसरी साइड का देखते हैं इस पे क्या पक्ष आएगा। लेकिन ये सवाल है कि अगर बसंती की एफआईआर की रिपोर्ट कल इतने ही चीज़ों में दिखाई गई तो अपनी क्यों छुपाई गई? अपनी भी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि इनकी पहले हुई थी, बसंती की बाद में हुई है। तो इन्होंने अपनी पहले क्यों नहीं दिखाया? जिस तरीके से बसंती का पूरा इन्होंने नंबर, एफआईआर नंबर वगैरह सब अपने डिस्क्रिप्शन में डाला, अपना क्यों नहीं दिखाया? अपना भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना था कि दोस्तों ये हमारा भी है, आप हमारा भी जाके चेक करो। और क्यों जो लोग वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं थे उन लोगों का नाम क्यों दिया गया? उनका नाम क्यों दिया गया? ना तो व्लॉग में वो कहीं दिखे, ना वीडियो में कहीं दिखे, ना ही इन्होंने 2-2, 3-3 नाटक के रूपांतर करे, ना ही उन नाटक के रूपांतर में कहीं पे भी किसी लेडी का या किसी उनका नाम है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं। तो इन्होंने एफआईआर में ये चीज़ें क्यों लिखी? इससे क्या होता है ना, इंसान विश्वास खो देता है, और आप पे ये सोच के विश्वास करा जा रहा था कि बसंती ने बहुत गलत एलिगेशंस लगा दिए हैं। लेकिन अब जब चीज़ें ये दिखी हैं तो फिर यहाँ से भी विश्वास डगमगाता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, है ना। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के हिसाब से क्या मैटर है, क्योंकि मैटर डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक अपना साइड बताता है, वो सही लगता है, फिर दूसरा अपना साइड बताता है, फिर वो सही लगता है, फिर तीसरा अपना कोई साइड लेके आता है, फिर वो सही लगने लगता है। तो इस सही गलत के फैसले में ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई है, क्योंकि ये ऑन कैमरा हो रहा है। अगर ये चीज़ ऑन कैमरा नहीं करते, इनकी सारी चीज़ें ऑफ कैमरा चलती, तो ना तो ऑडियंस को पता चलता, ना हमें पता चलता, ना ही इसके बारे में कोई बात होती। लेकिन क्योंकि ये लोग सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, अपने अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में फिर बात भी होगी। अगर ये लोग ऑफ कैमरा चीज़ें ऑफ कैमरा रखेंगे तो इसके बारे में बात भी नहीं होगी। लेकिन इन्हें वीडियो भी बनानी है, वीडियो में दिखाना भी है, तो फिर वीडियो में अगर बनाओगे, दिखाओगे, तो फिर ऑडियंस सवाल भी करेगी और जवाब भी देने पड़ेंगे। ये होता है सीन। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।